हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हम हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और देख लेते हैं कि आज किन टॉपिक्स के ऊपर में हमें चर्चा करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जैसे कि पॉलिटी से रिलेटेड है, स्पेशल स्टेट का दर्जा, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड केरला गवर्नमेंट ने अभी कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ एक दो और छोटे बड़ी न्यूज़ है, जैसे कि महाराष्ट्र में एक लाडली बहन योजना चल रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या वो स्कीम है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं। ये आपके यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं और स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम में तो डेफिनेटली ही पूछे जाते हैं। इस तरीके का कोई भी अगर स्टेट जो है कोई नया इनिशिएटिव लेता है या कोई भी स्कीम आती है किसी गवर्नमेंट की, स्पेशली जो महिलाओं और बच्चियों से संबंधित होती है, तो उसके ऊपर में आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी हमने रिसेंट में ही अपने यहाँ का इलेक्शन पूरा कंडक्ट करवाया है, ख़त्म किया है, सारी चीज़ें हो गई, वोट टेकिंग सेरेमनी वगैरह वगैरह। अब नया तरीके का जो हमारे यहाँ की सुधा मूर्ति जी हैं, उनके दामाद यानी कि ऋषि सुनक जी, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अब फिलहाल इस बार इलेक्शन में हार गए हैं। और ब्रिटेन में जो है इलेक्शन हुआ था जिसमें कि लेबर पार्टी के ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है, स्टारमर, तो केयर स्टारमर जो है वो फिलहाल जीत करके आए हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर बन करके अब आए हैं। तो ऋषि सुनक जी अब नहीं है प्राइम मिनिस्टर यूके के। नया आपके लिए फैक्चुअल डाटा क्या है कि अब जो है यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, वो कौन बनने वाले हैं, केयर स्टारमर बनने वाले हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी से आते हैं ये, तो लेबर पार्टी से आते हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए वनडे एग्जाम्स में पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और लगभग एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत अच्छे मार्जिन से ये जीते हैं इस बार। तो ब्रिटेन में जनरली ऐसा होता है कि एक जो पार्टी के लोग हैं वो दोबारा, ऐसा होता नहीं है कि 2 बार ये 3 बार आए, जैसे हमारे यहाँ चलता है कि मोदी जी का 2.0 ख़त्म हो जाए, मोदी जी का 3.0 का कार्यकाल भी शुरू हो जाए। बट यूके में जनरली ऐसा होता है कि वो 4 साल 5 साल के बाद में नए पीएम या फिर नए जो नेता हैं उनका चुनाव होता ही होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक भी हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्टी बहुत लंबे समय से चल रही है, जिसकी दो धारणाएं हैं या जिसका काम करने का तरीका लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो डेमोक्रेसी होती इसीलिए है कि जहाँ पर भी कमी लगे वहाँ पर से क्या कर दिया जाए, राइट टू रिकॉल कर दिया जाए। और जो भी नेता हैं जो अच्छा पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं या फिर जनता को लग रहा है कि उनके लिए सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो उसको वो नीचे ले आते हैं, पद से हटा देते हैं और फिर कोई नया व्यक्ति जो है वो उस पद पर बैठता है। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन सिर्फ यही है कि लेबर पार्टी जो है वो यूके में जीती है और उसके जो केयर जो स्टारमर हैं वो क्या बनने वाले हैं, नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं फिलहाल बाकी हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, यूपीएससी में भी बन सकता है और स्टेट पीसीएस में भी बन सकता है, उन टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जहाँ पर हम बात करते हैं राज्यों के बारे में, जहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटी से रिलेटेड कि किसी भी स्टेट को किस तरीके से हमें स्पेशल दर्जा देना है। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम है कि शेड्यूल 1 जो है वो राज्यों के बारे में बात करता है, पार्ट 1 जो है हमारा वो भी राज्यों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 1 to 4 हम बात करते हैं कि भारत राज्यों का संघ है और किस तरीके से बहुत सारे राज्यों से मिलकर के भारत बना हुआ है, इस तरीके से। तो पूरे राज्यों से रिलेटेड अलग अलग प्रोविज़न है, जिसमें हम आर्टिकल 2 में बात करते हैं कि किस तरीके से नए राज्यों का अगर फॉर्मेशन करना है तो वहाँ पर क्या प्रोविजंस होंगे, पार्लियामेंट को क्या राइट होंगे। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 3 वगैरह की, तो आर्टिकल 3 और 4 में हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, इन सब से रिलेटेड जो भी कानून है, नियम है, वो आर्टिकल 4 के तहत जो है वो संसद बनाएगी। और राज्यों को उसमें कितना एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगा, राज्यों का परमिशन लेना हर बार ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से चीज़ें रखी जाती हैं। ये सब चीज़ें हमें मालूम है, बेसिक्स हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली बात किसके बारे में की जा रही है, यहाँ पर किसी भी स्टेट को स्पेशल दर्जा देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूरा निकल के कहाँ से आ रहा है, हम उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि स्पेशल दर्जा क्या होता है, अभी तक किन किन स्टेट्स को दिया गया है, कब कौन सी समिति ने रिकमेंड किया था किसी राज्य को स्पेशल दर्जा देने का, और क्या प्रोविजंस या क्या फ़ायदे होते हैं जब किसी राज्य को जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो लेकिन फ़िलहाल अभी सबसे पहले न्यूज़ ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में जैसा कि आपको मालूम है, चंद्रबाबू नायडू जो हैं लगभग 4th टाइम जो है वो यहाँ पर टर्म लेने वाले हैं और ले चुके हैं, सीएम बने
बने हैं ये आंध्र प्रदेश के, और यहाँ पर वो जब से सीएम बने हैं, इस बार कोalition गवर्नमेंट है, एक तरीके से गठबंधन की सरकार है, और ये बीजेपी को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करने के एवज में आदमी कुछ ना कुछ तो मांगता ही है। ऐसा वो सेल्फलेसनेस वाला तो जमाना गया कि जहाँ पर आदमी की ज़रूरत तो नहीं है और फिर भी वो किसी की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर अभी वो ज़माना है कि हर आदमी को दूसरे आदमी की ज़रूरत है, और बस म्यूचुअल चीज़ें चल रही हैं कि जिसको जहाँ से काम निकल जाए वहाँ से निकल जाए। तो वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी जब से सीएम बने हैं इस बार, और उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को एक तरीके से अपना समर्थन दिया है, तब से वो आंध्र प्रदेश को क्या है स्पेशल स्टेटस दिलाने की बात कर रहे हैं। सारा मुद्दा निकल कर के आया है। इनका मानना है कि 2014 में जब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तब से आंध्र प्रदेश के साथ में कई सारी दिक्कतें हैं रिसोर्सेज को लेकर के, चाहे वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने को लेकर के। इसकी वजह से ये स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कौन सा स्टेट जो है वो इसके बारे में बात कर रहा है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो आंध्र प्रदेश मांग रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ये मांग की जा रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये स्पेशल स्टेटस होता क्या है। तो देखिए, अभी तक हमारे यहाँ पे प्रोविज़न ये है कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, जहाँ पर पहाड़ी राज्य हैं, या फिर जहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत कमी है, जहाँ पर हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके की समस्याएँ हैं जिसकी वजह से कोई राज्य विकास नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और फिर वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके लिए आधे से ज़्यादा अप्रॉक्स 90% जब तो अनुदान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। मतलब कि उस राज्य को बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्या करती है, हेल्प करती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिन भी राज्यों को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी दर्जा यानी कि SCS पे बेसिकली है क्या, तो ये SCS जो है ये क्या है, ये दर्जा पाने वाले राज्य जो भी होते हैं उनमें क्या होता है, एक तो कठिन भूभाग होना चाहिए उनका, और पहाड़ी राज्य होने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जहाँ पर भी रिसोर्सेज की कमी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत आसान नहीं है, ऐसे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी दर्जा दिया जाता है। दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम है, घनत्व बहुत कम है, या फिर वो ट्राइबल आबादी वाला स्थान है। मान लीजिए कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर जनघनत्व बहुत कम है, या फिर वो बहुत ही आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जनजाति या वहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे भी स्टेट को क्या कर दिया जाता है, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसे देश जिनका सीमा जो है पड़ोसी देशों के साथ में लग रही है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान के साथ में अगर किसी की सीमा लग रही है, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला एरिया, इधर अक्साई चीन के साथ में हमारा जो भी बॉर्डर लगता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए इतना आसान नहीं होता है कि अगर वो टेरर अटैक हो रहा है, या फिर ये जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, बाकी जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ से अगर किसी भी तरीके का इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, बॉर्डर की सिक्योरिटी है, इन सब में राज्य अकेले जो है वो काम नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसको कठिनाई होगी। सेंट्रल लेवल पे हेल्प मिलेगी तो केंद्र सरकार ज़्यादा बेटर वे में उसको हैंडल कर पाएंगे, ज़्यादा उनको टेक्नोलॉजी दे पाएंगे, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स दे पाएंगे। तो इन सब के लिए क्या ज़रूरी होता है, इन सब के लिए ज़रूरी होता है कि जो पड़ोसी देश से लगने वाले, जो सीमा से लगने वाले राज्य हैं हमारे यहाँ पे, उनको भी स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया जाए, सो दैट वहाँ पर केंद्र सरकार सारा जो है सर्वेलांस करे और उसको देखे। तो कौन कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी दर्जा देने का। सबसे पहला हमने बात की कि पहाड़ी और कठिन भूभाग होना चाहिए, दूसरा कि कम जनघनत्व होना चाहिए, तीसरा कि क्या होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ में अगर किसी राज्य की सीमा लग रही है तो उसको हम क्या करते हैं, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दे देते हैं। साथ के साथ में जो मैंने बताया, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, यानी कि आर्थिक और बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पा रहा है, कोई राज्य बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है इसकी वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना होने की वजह से, या फिर ऐसा राज्य जो कि उसके पास में फाइनेंशियल ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी से वो क्या कर सके, वित्त जो है वो जुटा सके। जैसे कई राज्य ऐसे हो, जैसे मान लीजिए आप साउथ इंडिया के स्टेट ले लीजिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, नए नए तरीके के वहाँ पे चीज़ें हैं, पावर प्लांट्स है, वहाँ पर अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो उनको क्या है, किसी भी कंपनी के ऊपर में टैक्स वगैरह लगा करके रेवेन्यू कलेक्ट करना उनके लिए आसान है।
बट कई राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं है, जहाँ पर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी खासी नहीं है। ऐसे स्टेट्स को क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर तो अभी कनेक्टिविटी ही बहुत ले दे करके अभी पहुँच पाई है बहुत टाइम बाद। वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम मिलेगा, वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज़ कम मिलेंगी, तो वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, वित्त जुटाना बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो इन सभी क्राइटेरियाज को ध्यान में रख करके ऐसे राज्यों को क्या कर दिया जाता है, स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ताकि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सके, एक तरीके से देख रेख कर सके और उन जो स्टेट्स हैं उनकी वित्त की जो भी ज़रूरतें हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो ये जो पूरा क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पर मुद्दा सारा क्यों उठ रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है वो स्पेशल कैटेगरी मांग रहा है। आंध्र प्रदेश के साथ में कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें तो हैं नहीं कि आंध्र प्रदेश बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया में आ रहा हो, बस उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर हैं कि उसकी एक तरफ से सीमा जो है वो बे ऑफ बंगाल से लगती है। वो भी अच्छी बात है, एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कनेक्टिविटी मिल रही है। अगर आपके पास में ही पोर्ट शिपिंग के लिए कोई भी माध्यम है, तटीय क्षेत्र है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे आपके पास में एक तरीके से क्या है, संसाधन मौजूद हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। साथ के साथ में आंध्र प्रदेश में मिनरल्स वगैरह भी आपको मिलेंगे। बट ये जो पूरा इशू है इसलिए आया है क्योंकि जब से तेलंगाना अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश का ऐसा कहना है कि हमारे कई सारे रिसोर्सेज जो भंडार होते हैं खनिज से रिलेटेड, वो सारे तेलंगाना में चले गए हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो बहुत सारे जो आपका प्लेटू वाला एरिया है, पठार वाला एरिया है, छोटा नागपुर वाला एरिया, वो बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड में आ गया। बिहार के पास में जनरली क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज बचे नहीं। तो कई बारी उनके ऊपर भी ये चीज़ें होती हैं कि जब बात करते हैं हम कि बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, तो हम ये बात करते हैं कि जो स्पेशली जो खनिज से रिलेटेड बेल्ट है वो आपको नीचे गया, नवादा, ये वाले एरियाज़ में, बाउंड्रीज़ में, साउदर्न बाउंड्रीज़ में दिखेगा। उसके बाद आपको पूरे उत्तर बिहार में या फिर पश्चिमी और उधर में आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से भी क्या होता है, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट एक तरीके से इफेक्ट होता है। तो ये पूरे इशूज़ की वजह से आंध्र प्रदेश जो है वो मांग कर रहा है कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये तो हुई बात कि किन टॉपिक्स पे मिलता है स्पेशल कैटेगरी। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले इनिशिएट कब किया गया था कि इस तरीके की कोई चीज़ होनी चाहिए, इजाद कब किया गया था इसका, तो 1969 में 5वां वित्त आयोग बैठा था और 1969 में ही पहली बार महावीर त्यागी जी, उस समय में फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी 1969 में। और उन्होंने ही सिफारिश की थी कि कुछ पिछड़े राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हैं, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तो उनको क्या कर दिया जाए, एक तरीके से स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया जाए और केंद्र क्या करे, उनको थोड़ा सर्विलांस करे, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करे। तो ये 5वां वित्त आयोग 1969 महावीर त्यागी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी जनरली आपसे बैक में जा करके उसके हिस्ट्री के बारे में एक आध स्टेटमेंट डाल देती है, फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ये सुविधा किन राज्यों को मिली थी, तो असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, इन तरीके के जो राज्य जो कि बेसिकली क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न है या फिर पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, बर्फ़ वगैरह रहती है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे एरियाज़ को सबसे पहले असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड को एक तरीके से क्या किया गया था, स्पेशल कैटेगरी दर्जा दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ के साथ में इसमें एक चीज़ और आती है कि जब भी राष्ट्रीय विकास परिषद आता है यानी कि एनडीसी आता है, तो ये क्या काम करता है, एनडीसी जो है वो क्या काम करता है, बेसिकली डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस वगैरह जुटाने का और किस तरीके से किसी राज्य को कितना फाइनेंस देना है, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में सिफारिश करता है, मतलब बेसिकली निधि आवंटन करता है, फंड वगैरह देता है। ठीक है, तो ये जो गाडगिल समिति एक थी, गाडगिल समिति की सिफारिश के ऊपर में क्या किया गया था, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। और पहली बार जो स्पेशल कैटेगरी प्राप्त जो स्टेट्स हैं उनको क्या किया गया था, एक तरीके से फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए गाडगिल फार्मूले के आधार पर में क्या किया गया था, फंडिंग वगैरह दी गई थी 1969 में ही। तो इस तरीके से बहुत ही पुराना ये जो पूरा प्रोविज़न है वो चला आ रहा है। स्टार्टिंग में केवल जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को था, उसके बाद में अभी लगभग 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको क्या किया गया है, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश को 1970-71 में, मणिपुर को 71-72 में, मेघालय, त्रिपुरा,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जनरली अभी तक जो है वो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या फिर पहाड़ी राज्य हैं जितने, उनको दिया गया है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किन किन राज्यों में है, तो मैंने बताया लगभग 11 जो राज्य हैं, 11 राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी दर्जा अभी फ़िलहाल में मिला हुआ है। उसमें आपके आधे से ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाएंगे, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। असम, नागालैंड आपको मिल जाएगा, मणिपुर, मेघालय आपको मिल जाएगा, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, तो ये सारे आपको आधे से ज़्यादा तो जो स्टेट्स हैं वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिलेंगे। उसके बाद आप कुछ एक दो पहाड़ी एरियाज याद कर लीजिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर जो था पहले यूनियन टेरिटरी, अभी जो है उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ है, तो वो ऑलरेडी केंद्र सरकार के अंतर्गत है। जब अगर उसको राज्य का दर्जा मिल जाएगा पूरी तरीके से, वहाँ पर भी विधानसभा जो है वो क्या हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद में इलेक्शन के बाद में फिर अगर नई मांग उठती है तो फिर उसके बारे में बात की जाएगी। तो फिलहाल अभी 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिखाई देंगे कुछ, तो उसके बाद आपको उत्तराखंड दिखेगा, हिमाचल प्रदेश दिखेगा, इस तरीके के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो राज्य अभी स्पेशल कैटेगरी दर्जा देने की बात कर रहा है उससे अलग हुआ राज्य यानी कि तेलंगाना ऑलरेडी इस कैटेगरी में है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ निकलती है कि हमसे ही निकला है, हमसे आगे निकल रहा है, वो वाली बात होती है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेकर के भी है कि तेलंगाना हमसे अलग हुआ है, 2014 में फॉर्मेशन हुआ है उसका, जब उसको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिल सकता है। तो हमारे भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज गए हैं तेलंगाना के अंदर, तो हमें क्यों नहीं स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिल सकता। तो इसलिए ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि 11 राज्य अभी फ़िलहाल वर्तमान में ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। बाद में अगर बात करें कि भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना जो है, ये कब इसको दर्जा दिया गया है, क्यों दर्जा दिया गया, बेसिकली क्योंकि इसका निर्माण जो है एक दूसरे राज्य से हुआ और उसमें बहुत सारे एक तरीके से कमियां हैं। अभी नया नया राज्य बना है, वहाँ पर नहीं पता कि किस तरीके से फॉर्मेशन पूरा जो है वो लेकर के चलना है, राज्यों का किस तरीके से प्रशासन संभालना है, किस तरीके से पूरा काम करना है। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी वाली चीज़ होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ पर स्पेशल कैटेगरी का दर्जा तेलंगाना को मिला हुआ है, जहाँ पर केंद्र सरकार हेल्प करेगी। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर अभी फ़िलहाल में इसकी मांग उठ रही है, तो अभी रिसेंट हमने देख लिया आंध्र प्रदेश में, बिहार भी जो है वो स्पेशल कैटेगरी की मांग कर ही रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है या उसके पास से भी चीज़ें निकल करके झारखंड अलग हुआ है, रिसोर्सेज की कमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उड़ीसा भी जो है वो स्पेशल कैटेगरी का मांग कर रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि उड़ीसा क्यों स्पेशल कैटेगरी की मांग कर रहा है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा अच्छा खासा डेवलप्ड है, अभी कई मामलों में पीछे है, बट फिर भी इन दो के कंपैरिजन में या बिहार के कंपैरिजन में तो उड़ीसा काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन पे है। लेकिन होता है ये कि हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो अभी अगर आपसे रिसेंट में पूछा जाए कि कौन कौन राज्य जो हैं वो मांग कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा स्पेशल कैटेगरी की मांग कर रहे हैं। 11 राज्य ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी स्पेशल कैटेगरी मिली हुई है। ठीक है, हमने बात कर ली कि पहाड़ी राज्य और भी कई सारे 2-4 अपने पैरामीटर्स देखे जिनके आधार पर स्पेशल कैटेगरी दिया जाता है। हमने बात की कि 5th फाइनेंस कमीशन यानी कि 5वां जो वित्त आयोग था 1969 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महावीर त्यागी, उन्होंने क्या किया था, रिकमेंड किया था कि कुछ पिछड़ेपन के आधार पर कुछ राज्यों को क्या करना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी दर्जा दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी दर्जा देने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो राज्यों को लाभ क्या होता है अगर किसी को इस तरीके का दर्जा मिला हुआ है, तो राज्यों को जो भी अनुदान मिलता है, जितना भी ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उसमें 90% हिस्सा आपको केंद्र सरकार का दिखाई देगा। मतलब राज्यों के ऊपर में या राज्य सरकार के ऊपर बर्डन जो है फाइनेंस का या पैसे किस तरीके से जुटाने हैं, इसका बर्डन बहुत कम हो जाता है जब स्पेशल कैटेगरी की मांग होती है। तो 90% फंड जो है वो केंद्र से आता है और 10% इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। उसमें भी अगर मान लीजिए कि कोई केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना 2 तरीके की योजनाएं होती हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की होती हैं, दूसरी केंद्र प्रायोजित होती हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल सेक्टर और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो स्पॉन्सर्ड योजना यानी कि केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं वो बनाती तो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, बट उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो होता है राज्यों का होता है और उसमें कई सारे जो वित्त से संबंधित चीज़ें हैं वो राज्य भी कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं उसमें पूरी की पूरी फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जिन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी दर्जा मिलता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उनको 10% तक ऋण वगैरह प्राप्त करने की भी सुविधा एक तरीके से मिल जाती है। ठीक है,
जैसे हमने बात की कि केंद्र प्रायोजित योजना में आधा जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट देता है, आधा फंडिंग जो है वो स्टेट देता है। बट यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल के जो फंडिंग है उसके साथ साथ 10% का अगर ऋण भी है वो भी राज्य ले सकता है अगर उसको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके के कुछ फ़ायदे हैं जिसकी वजह से स्पेशल कैटेगरी का मांग हमेशा से उठता रहा है और अभी आंध्र प्रदेश भी मांग कर रहा है। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तो कोई क्यों ही मांगेगा, ये सारी चीज़ें, ये भी बात है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जहाँ से अभी बहुत बार ये न्यूज़ में चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। बेसिकली ये किसके बारे में बात करता है, केरला विलेज कंप्लायंस इन डेप्थ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो केरला जो है वो एक पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि वहाँ के केरला के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर कई आपने देखा होगा कि गांव एरियाज़ में क्या होता है, बहुत सारे तालाब आपको मिलेंगे और वहाँ पर अच्छी खासी स्पीसीज़ होते हैं। पानी के अंदर में मछलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ मिलेंगी, बहुत सारे तरीके के और भी जीव जंतु पानी के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना रही है और उसमें जितने भी उनके यहाँ के एक अलापुझा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो उसमें जहाँ पर पॉन्ड है वहाँ पर जितने भी उनको यूनिक तरीके की स्पीसीज़ दिख रही है, चाहे वो मछलियाँ हो, चाहे वो टर्टल्स हो, और भी बहुत सारी स्पीसीज़ जो पानी के अंदर रहती हैं, उनका वो क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो वेराइटीज़ ऑफ फिश डॉक्यूमेंटेड इन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इन ताझाखर्रा ग्राम पंचायत। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आने वाला ये ताझाखर्रा जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर में ये पूरा जो है बायोडाइवर्सिटी एक तरीके से रजिस्टर बन रहा है। और ऐसा करने वाला ये ग्राम पंचायत केरला का और इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला ग्राम पंचायत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली पीसीएस वगैरह में और वनडे एग्जाम्स में, कि अभी कौन सा ऐसा जो राज्य है यहाँ पर ग्राम पंचायत के लेवल पे इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ठीक है, तो बात की जा रही है द इंडियन ब्लैक टर्टल। तो मैंने बात की कि ब्लैक टर्टल का एक कॉमन स्पीसीज है जो बहुत सालों पहले देखा गया था। अभी इस बायोडाइवर्सिटी जो रजिस्टर बन रहा है उसके बाद में जब चीज़ें निकल करके आई हैं तो फिर से देखा गया है। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता को कंजर्व करने के लिए या ऐसे स्पीसीज जो बहुत पुराने समय में थे कहीं ना कहीं वो ध्यान से निकल गए हैं, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, ऐसे स्पीसीज को वापस से जोड़ना, उनको इस तरीके से रजिस्टर में जोड़ना और फिर उनके किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में ध्यान देने के लिए ये पूरा जो है रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा उस ग्राम पंचायत का नाम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। केरला का जो अलापुझा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत ये आता है। ताझाकरा जो है ग्राम पंचायत है केरला का और ये एक तरीके का पहला ग्राम पंचायत है केरला का और इस डिस्ट्रिक्ट का जो इस तरीके का पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली कि यहाँ पर अगर रजिस्टर में कोई स्पीसीज़ के बारे में मेंशन है तो उन स्पीसीज़ के बारे में हम ज़्यादा ध्यान देंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर वो स्पीसीज़ कहीं पर दिख जाएगा तो लोगों को मालूम होगा कि ये तो रजिस्टर में है, इसको किस तरीके से कंजर्व करना है। पोचिंग वगैरह या फिर शिकार वगैरह की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतुओं की एक नस्ल ही पूरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, ये इस तरीके का रजिस्टर तैयार किया गया है। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या होती है, बहुत बेसिक टर्म है कि एक पूरा जो एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो पॉन्ड का हो, चाहे वो कि कोई भी एक सिस्टम होता है, उसके पारिस्थितिकी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके अंतर्गत कितनी वैरायटीज ऑफ स्पीसीज आपको मिलते हैं, मतलब कि उसमें मछलियाँ भी मिल रही हैं, आपको टर्टल्स भी मिल रहे हैं, उसमें आपको बहुत बड़ी जो जायंट फिश हैं वो भी मिल रही हैं, आपको छोटी मछलियाँ भी मिल रही हैं। तो आपके एक पूरे एरिया या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर में कितनी वैरायटीज़ आपको स्पीसीज़ की दिख रही हैं उसको जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जो जैव विविधता होती है इससे क्या होता है, बेसिकली हमें मालूम है कि जब फूड चेन होता है एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, चाहे वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो, चाहे वो ह्यूमन टू एनिमल हो, चाहे वो एनिमल टू एनिमल हो, कि किसको कौन खा रहा है वो वाला पूरा अपने बचपन में वो खाद्य जाल फूड चेन और पूरा जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और इस पारिस्थिति को इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इस तरीके के रजिस्टर वगैरह तैयार करना एक अपने आप में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव
ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा राज्य ये कर रहा है, तो पता है आपको केरला, और ग्राम पंचायत का नाम हमने बता दिया। ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, लगभग बहुत सारी अलग अलग तरीके के स्पीसीज वगैरह हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। तो इतना बेसिक आपसे नहीं पूछेगा, बस यहाँ से अगर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि कौन सा ऐसा राज्य और उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इस तरीके का काम कर रहा है। बाकी फैक्चुअल चीज़ें मैंने बता दी। फर्स्ट स्टेट है केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट टू कंट्री पब्लिश द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ PBR अक्रॉस द लोकल बॉडीज़। तो केरला जो है वो पहला राज्य एक तरीके से अभी फिलहाल में था एक समय में, जब उसने क्या किया था, लोकल बॉडीज़ यानी कि स्थानीय लेवल पे इस तरीके से पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे इस तरीके से पब्लिक पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने वाला केरला पहला राज्य था, ठीक है। लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे याद रखिएगा। कोलकाता ने भी इस तरीके का काम किया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्तर पर किसने सबसे पहले इस तरीके का कोई रजिस्टर बनाने का इनिशिएट किया है, तो वो केरला है, ठीक है। स्थानीय में आपको म्यूनसिपैलिटी आ जाएगी, आपकी पंचायत वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो पूरा ये चीज़ें हैं वो क्यों करी गई हैं कि बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि जो हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जितनी है उसका लगभग हम क्या कर लें कि 50% तक जो भी चीज़ें स्पीसीज़ ख़त्म हो गई है उनको वापस से हम क्या कर सके, रीस्टोर कर सके, उनको वापस से कहीं ना कहीं तरीके से जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, जिनकी 1-2 प्रजातियां ही बच गई हैं, उनको फिर से हम संरक्षण प्रदान कर पाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता क्या है। तो मैंने बताया कि जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है वो क्या होता है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जैव विविधता को बहुत सारे पहलुओं में एक व्यापक रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। तो अभी मैंने बात की कि कोई भी क्षेत्र विशेष है, चाहे वो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम पानी का हो, चाहे वो आपका ज़मीन हो, चाहे कहीं पर भी हो, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किसी क्षेत्र विशेष में जितनी भी आपको वैरायटीज़ दिख रही होंगी स्पीसीज़ की, उनका एक रिकॉर्ड रखना ही क्या है, आपका बेसिकली जैव विविधता रजिस्टर है, ठीक है। तो रजिस्टर बोलने से समझ में आ जा रहा है कि उसमें बहुत सारे डाटाज है एक जगह पे, उनको रिकॉर्ड बोल दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी आवास को आपको संरक्षण करना है। मान लीजिए कोई नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम है, या फिर कोई आपका लेक वाला एरिया है जहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज है, तो उनके आवास का संरक्षण करना है। साथ के साथ में जो भूमि प्रजाति है, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले या फिर जो पेट एनिमल्स हैं या फिर बहुत सारे और भी नस्लें, इन सब का कंजर्वेशन करना। जो माइक्रो एक तरीके से जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, उनको भी क्या करना, एक तरीके से संरक्षण करना। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स है। साथ के साथ में जैव विविधता बना करके रखना, जैव विविधता से संबंधित जितना भी नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो लोगों तक फैलाना, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इसके लिए समितियां बनती हैं, कौन ये तरीके का तैयार करता है रजिस्टर, तो इसके लिए अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पर कमेटीज़ बिठाती हैं और फिर वो कमेटीज़ अपना रिकमेंडेशन देती हैं, एनालाइज करती हैं, रिसर्च करती हैं, और तब जा करके इस तरीके का रजिस्टर बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे पहला किसने इस तरीके का कुछ सोचा था, तो कोलकाता जो है उसने महानगरीय शहर के रूप में एक तरीके से क्या किया था। जो कोलकाता, मैं वेस्ट बंगाल स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, कोलकाता की बात कर रही हूँ, इसने सिटी के लेवल पे क्या किया था, इस तरीके का रजिस्टर बनाने का शुरू किया था, ठीक है। अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो केरला जो है वो पहला स्टेट होगा। इसके बारे में मैंने इसलिए बार बार जोर दे करके बात की थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अभी हमने बात की कि संरक्षण देना बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। चलिए अब चलते हैं, अगली स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो स्कीम से है और टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिलाओं और बच्चियों से रिलेटेड है। ये जो पूरा आप टॉपिक है उसको आप जीएस पेपर 2 में जो आपकी सरकारी योजनाएं आती हैं ना, तो आपका टॉपिक आप देखेंगे सिलेबस उठा करके, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको एक सामाजिक न्याय वाला जो पेपर 2 में तीसरा पार्ट दिखेगा, और साथ के साथ में गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है किसी स्टेट पीसीएस में, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, लड़की बहन स्कीम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। बेसिकली इसका पूरा नाम क्या है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, और ये किस गवर्नमेंट की है या किस राज्य की योजना है, तो ये महाराष्ट्र की जो है वो योजना है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन जाएगा कि मुख्यमंत्री माझी बहन योजना, लड़की योजना कहाँ की है। अब माझी होगा तो उससे थोड़ा बहुत कोई लिंक कर लेगा कि चलो ये हो सकता है माझी बोल रहा
है तो महाराष्ट्र टच मिल रहा है तो, लेकिन अगर सिर्फ लड़की बहन योजना दे देगा तो फिर आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसलिए याद रखिएगा कि माझी लड़की बहन योजना जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, ठीक है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, वो इस पूरी स्कीम को देख रहा है, ठीक है। महिलाओं से रिलेटेड है, अभी रिसेंट में ही इसको लॉन्च किया गया है, तो इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो किस लिए ये शुरू किया गया है, तो इसका जो आर्थिक रूप से जितनी भी कमज़ोर महिलाएं हैं उनको एक सशक्तिकरण करने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है वो शुरू की गई है, ठीक है। तो माझी यानी जो है वो भी है, लड़की भी है, बहन भी है, सारी चीज़ें मिक्स करके योजना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। किसी भी यूनिक तरीके से बस याद कर लीजिएगा कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्थिक सहायता देना महिलाओं को, ठीक है। अगर हम बात करें कि कितना रुपये मिल रहा है इसके तहत में, तो ये मासिक रूप से 1500 रुपये की सहायता जो है वो इसमें एक तरीके से दी जाएगी जितने भी महिलाएं होंगी। और इस तरीके के इनिशिएटिव बहुत सारे स्टेट्स में चल रही है, कोई नई बात नहीं है जो महाराष्ट्र ने किया है, लेकिन आपको रिसेंट का है इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो माझी लड़की बहन योजना है वो महाराष्ट्र की है, ठीक है। 1500 रुपीज़ जो मासिक दिया जाएगा एक तरीके से, और फिर क्या होगा उससे वुमन चाहे तो अपना आर्थिक विकास करती हैं, जॉब वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें छोटे बड़े लेवल पर शुरू कर सकती है, ठीक है। और भी क्या है, और ऑब्जेक्टिव्स है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। दूसरी चीज़ है कि स्वास्थ्य और पोषण पे जनरली क्या होता है कि फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर में, वुमेन के हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है। वो अलग बात है कि जैसे जैसे ज़माना मॉडर्नाइज हो रहा है, लोग बहुत ही समझदार हो रहे हैं, तो कई फैमिलीज़ हैं जो इसके ऊपर ध्यान देती है, बट अभी भी कई फैमिलीज़ में ऐसा है कि महिलाओं की स्थिति हेल्थ के मामले में नेग्लेक्टेड ही रहती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर ध्यान देना, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना। कई ऐसी बच्चियाँ होंगी जिनकी फैमिलीज़ में उनको बोला जा रहा होगा कि तुम पढ़ के क्या करोगी, तुम्हें तो चूल्हा चौका ही संभालना है और भाई को पढ़ने दो क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये जो मासिक सहायता दी जा रही है वो क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो सभी सेक्टर्स में, चाहे वो वित्तीय सहायता की बात की जाए, चाहे वो एम्पावरमेंट की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या फिर LPG सिलेंडर वगैरह से रिलेटेड भी है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं इस लाडली बहन योजना के तहत लोगों को, महिलाओं को बेनिफिट देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो शिक्षा के लेवल पे क्या किया जा रहा है, OBC और EWS कैटेगरी में जितनी भी लड़कियां हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए फीस में छूट दी जाएगी इस स्कीम के तहत। अगर LPG कनेक्शन की बात की जाए तो जो भी पात्र परिवार होंगे उनको प्रतिवर्ष 3 LPG गैस वगैरह भी क्या दी जा रही है, एक तरीके से दी जा रही है, रिफिल दी जाएगी सिलेंडर्स। साथ के साथ में यहाँ पर बात की जाए हेल्थ वगैरह से रिलेटेड, तो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जितना भी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है वो यहाँ पर करने वाली है, ठीक है। तो याद में रखिएगा इस योजना के बारे में। अगर पात्रता की बात करें, इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, एज लिमिट पूछ लिया जाता है। जैसे अटल पेंशन योजना आई थी तो उसमें एक बार क्वेश्चन बना था कि ये 18 से लेकर के 40 से 45 साल तक के व्यक्तियों के लिए ही बनता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था UPSC में, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस एज ग्रुप के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस लाडली बहन लड़की योजना में आपको, माझी लड़की बहन योजना में 21 से लेकर के 60 वर्ष तक की जो महिलाएँ हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया जो है 21 अप टू 60 ईयर है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ के साथ में महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए डेफिनेटली। साथ के साथ में जितना भी हो, अगर कोई विवाहित विधवा है या फिर किसी के पति ने छोड़ दिया है तो उन सबको, तलाकशुदा जो महिलाएं होंगी उन सबको भी क्या होगा, इससे लाभ होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा बहुत ही अच्छा स्कीम, पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जो है दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो देखिए, हम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, हमें स्कीम्स के बारे में पता होता है, हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, हम पढ़ करके एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। बट आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, अगर आपको आसपास कोई भी ऐसा इंसान दिख रहा है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, बट उसकी स्थिति आप देख रहे हैं बहुत ख़राब है, और आपको अगर पता चले कि इस तरीके की कोई स्कीम है, तो आप वहाँ पर जा कर के उसको इसके बारे में अवेयर करा सकते हैं, थोड़ी सी नॉलेज दे सकते हैं, सो दैट किसी का भला हो जाएगा।
तो ज्ञान का यूज़ केवल पढ़ करके एग्ज़ाम पास करके अपने लिए ही चीज़ें करना नहीं है, ज्ञान का यूज़ आप कहीं पर भी करें। हाँ, ये बात अलग है कि मुफ्त में बेकार की ज्ञान बांट रहे हैं आप, जहाँ पर लोग कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने के लिए, तो वो भी समझदार इंसान की निशानी नहीं है। बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी का भला ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं पता है कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आपको अगर मालूम है इस स्कीम के बारे में, आप जा करके क्राइटेरिया अगर वो इंसान फुलफ़िल कर रहा है तो आप जा करके उसका फॉर्म भी भर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अतिरिक्त लाभ में हमने बात की कि उच्च शिक्षा वगैरह में बच्चियों को लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य वगैरह से रिलेटेड है ये, तो बेसिकली जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का है और ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। यहाँ पर आईआर से रिलेटेड ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली बात क्या की जा रही है, वाई चाइना वॉन्ट्स टू बिल्ड अ रेल नेटवर्क टू सिंगापुर वाया साउथ ईस्ट एशिया। अभी रिसेंट में मलेशिया में जो है चाइना एक तरीके से रेल लिंक बिठा रहा है, ठीक है। और मलेशिया के साथ साथ जितना भी साउथ ईस्ट है हमारा, ठीक है, दक्षिण पूर्व वाला जो एरिया है एशिया का, वहाँ पर जो है चाइना क्या करने के लिए सोच रहा है, वहाँ पर चाइना एक कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश कर रहा है, रेल कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि चाइना ये क्यों करना चाह रहा है, चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम समझें कि अभी रिसेंटली मलेशिया के साथ में लास्ट मंथ ही चाइना ने क्या किया है, एक तरीके से एग्रीमेंट किया है और वहाँ पर मलेशिया के अंदर में साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें मलेशिया, लाओस, थाईलैंड ये सब हैं, एक रीजनल कनेक्टिविटी बिठाने की बात की है, ठीक है। तो ये आपको साउथ एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया, उसका मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको थाईलैंड दिखेगा, ये आपका जो है वियतनाम, ये रहा मलक्का स्टेट, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि ये क्यों पूरा चाइना काम कर रहा है। यहाँ पर है आपका मलेशिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको ये जो मलक्का स्टेट दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर ये सिंगापुर है। मलक्का स्टेट से होकर के लगभग विश्व का क्या है 30% का ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसीलिए बात की गई है कि ये जो चाइना है इतना रेल लिंक बिठाने की बात कर रहा है और ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को जोड़ रहा है, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने के लिए नए नए माध्यम खोजना जो है ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर बात की गई है कि मलेशिया ईस्ट कोस्ट रेल लिंक यानी कि ECRL जो है वो चाइना इस्टेब्लिश करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ECRL जो है चाइना का किन देशों के साथ में रेल लिंक है, तो मलेशिया के साथ में ये रेल लिंक है, ठीक है। तो मलेशिया के साथ ये ईस्ट कोस्ट रेल लिंक जो है वो चाइना एक तरीके से डेवलप कर रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका मलेशिया जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पर मलेशिया में ये रेल लिंक बिठाने का सीधा सीधा मतलब है कि यहीं पर है आपका मलक्का स्ट्रेट, और मलक्का स्ट्रेट में अगर मान लीजिए मलेशिया में रेल कनेक्टिविटी हो जाती है या मलेशिया के साथ या फिर इन साउथ ईस्ट जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ चाइना का अगर रिलेशन अच्छा होता है तो उसको क्या है एक्सेस मिल जाएगा इस एरिया में आने का, और मलक्का स्टेट को यूज़ करने का, ठीक है। पहला तो ये। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि व्हाट इज़ ECRL यानी कि जो मैंने बताया ईस्ट कोस्ट रेल लिंक। तो ईस्ट कोस्ट रेल लिंक क्या है, तो ये मलेशिया और चाइना के बीच में $10 बिलियन का एक तरीके से प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना क्या कर रहा है, पैन एशिया लेवल पे क्या कर रहा है, एक रेल कनेक्टिविटी बिठाने की काम कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ECRL क्या है, रेल कनेक्टिविटी बिठाने के लिए पैन एशिया एक तरीके से स्कीम है और मूवमेंट है किसका, चाइना का, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। साथ के साथ में इसमें लगभग 665 किलोमीटर लंबा रेल लिंक जो है वो चाइना बिठाने के लिए जा रहा है। ये रेल लिंक जो है वो किसको, कोटा भारू को क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है विथ पोर्ट कलांग, जो कि कहाँ पर है, ये आपका स्टेट ऑफ मलक्का के पास में है। तो अभी इसीलिए मैंने बात की कि यहाँ पर एक पोर्ट कलांग है स्टेट मलक्का के पास में, स्टेट ऑफ मलक्का के पास में, ठीक है। और ये पोर्ट कलांग जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेड वगैरह के लिए, इसलिए चाइना क्या कर रहा है, ये पूरा रेल लिंक बिठा रहा है मलेशिया के साथ, सो दैट उसको मलक्का स्टेट के पास ये जो पोर्ट कलांग है उसका एक तरीके से एक्सेस मिल जाए इस बंदरगाह का, ठीक है। बंदरगाह मिल जाएगा और स्ट्रेट के आसपास आने जाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, साथ के साथ में वहाँ पर व्यापार करने के लिए एक तरीके से परमिशन मिल जाएगी। बाकी सारे राज्य जो हैं वो कंट्रीज जो हैं वो चाइना को कहीं से अपोज नहीं करेंगे, तो चाइना के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये काम कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक ये पूरा जो रेल लिंक है ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये इनिशियली अभी जो नहीं अभी चालू किया गया है ऐसा नहीं है, इस सब के बारे में, टूरिज्म के बारे में, कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी के बारे में मलेशिया के साथ लगभग 2017 से ही चाइना क्या है काम कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि चाइना को इस रेल लिंक की ज़रूरत क्यों है। दूसरी बात यहाँ पर ये की जा रही है कि व्हाट इज़ द पैन एशिया रेल नेटवर्क। तो पैन एशिया रेल नेटवर्क बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर पैन एशिया कहने का मतलब है कि एशिया के जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो ये स्टेट्स हैं इनके साथ में कनेक्टिविटी बिठाने के लिए पूरे एशिया के लेवल पे चाइना काम कर रहा है। और इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर थाईलैंड भी इसके साथ में है, साथ के साथ में लाओस भी है। यहाँ पर आपको लाओस दिखेगा, उसके बाद आपको ये मलेशिया तो दिख ही रहा है। तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है उनके साथ पैन एशिया लेवल पे एक तरीके से ये जो कनेक्टिविटी बिठाने का काम चाइना जो है वो कर रहा है। इसमें आपको वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड ये सारे के सारे आपको क्या है कंट्रीज़ जो हैं वो दिखाई देंगी, जो एक तरीके से चाइना के चंगल में फंस जाएंगे अगर उन्होंने अभी एक तरीके से इस चीज़ को नहीं समझा। तो बेसिकली चाइना कोई भी काम करता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ग्रांट देता है, बहुत ज़्यादा ग्रांट तो नहीं देता है, लोन देता है। अनुदान में और ऋण में अंतर होता है। अनुदान अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको ब्याज वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होती। आपने स्वेच्छा से चीज़ें दे दी हैं, बहुत मिनिमम अगर मान लीजिए आपने इंटरेस्ट दिया भी है इंटरेस्ट रेट पे तो आप बहुत ही छोटा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, बहुत ही कम। लेकिन जो ऋण होता है, डेट होता है, वो चाइना की पॉलिसी यही होती है कि वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है, ऋण देता है। और वो जो कंट्रीज़ होती हैं जो टाइम पर उसके ऋण को नहीं चुका पाती हैं या फिर इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो नहीं अदा कर पाती है, तो फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे उन कंट्रीज़ के जो भी डेवलपमेंट एरियाज़ होते हैं उनको धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर देता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी एरियाज़ होते हैं उनको कैप्चर करना शुरू कर देता है। तो अभी इसीलिए ये पूरा चाइना जो है वो रेल कनेक्टिविटी बिठा रहा है। पहली बात तो ये कि उसको मलक्का स्ट्रेट और पोर्ट कलांग के आसपास का एरिया एक्सेस करने को मिल जाए, सारे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी बिठ जाए और उसको व्यापार करने के लिए नए नए माध्यम की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बात की गई है। अभी अगर करंट स्टेटस की बात करें तो 2021 से ही लाओस चाइना के बीच में एक तरीके से क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है सेक्शनल लेवल पे, और ये थाईलैंड तक कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्टिविटी के लिए चाइना बहुत पहले से काम कर रहा है और 2008 से ही उसने क्या किया था, ये काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन चाइना की जो चालबाजियां हैं वो लोगों को समझ में आ गई थी, इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स है थोड़े से डिले होते चले गए थे। अब फिर से चाइना क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और यहाँ पर मजबूती लाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात कर ले कि ये जो इंटरेस्ट है मलेशिया का वो अब हमने समझ लिया। यहाँ पर हमने चाइना का इंटरेस्ट देखना है अब कि चाइना का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, क्यों चाइना इतना ज़्यादा ट्रेड के ऊपर में यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 2007 में एक एशियन समिट हुई थी चाइना के अंदर। ठीक है, चाइना ने उसको होस्ट किया था और उन्होंने क्या बोला था कि ये जो हम रेल लिंक प्रोजेक्ट बनाएंगे और क्या करेंगे, सारे एशियन कंट्रीज़ को क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चाइना रोड इनिशिएटिव भी चाइना का चल रहा है ना। वो पाकिस्तान वाला एरिया सारा चीज़ें वो मालूम है, लेकिन स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक आसियान समिट रखी थी 2007 में। जब ये आसियान समिट हुआ था, आसियान देशों का ये समिट हुआ था, तो उसमें चाइना ने ये प्रपोजल रखा था कि यहाँ पर रेल लिंक जो है वो बिठाई जाएगी, लेकिन 2008 के बाद से चीज़ें डिले हो गई। अब यहाँ पर चीज़ें ज़रूरी क्यों लग रही हैं चाइना को, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग ये जो आसियान कंट्रीज़ है उनके साथ में चाइना का व्यापार 911 बिलियन डॉलर का पहुँच चुका है। तो 911 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो ये जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ 4, 5, 6 जो आपको कंट्रीज़ दिख रही है इनके साथ ही अकेले चाइना का जो व्यापार है वो 2023 में क्या हो गया है, 911 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। तो डेफिनेटली जो इन देशों के साथ में व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब व्यापार जो है चाइना का बढ़ रहा है इनके साथ में, इसलिए वो चाह रहा है रेल कनेक्टिविटी की। दूसरी बात है कि BRI जो है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको थोड़ा सा और मजबूत करना चाहता है चाइना। जैसे कि पाकिस्तान वाला एरिया और बाकी सारे एशियन कंट्रीज़ को जोड़ने का काम तो कर ही रहा है, इधर साउथ ईस्ट एशिया को भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक लिंक में बिठाने का जो काम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए चाइना ये रोड लिंक जो है वो बिठाना चाहता है। इस तरीके से तो कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों ज़रूरी है, या फिर ये जो इनिशिएटिव है वो कोई कंट्री क्यों ले रही है या कोई गवर्नमेंट क्यों ले रही है, उसका एनालिटिकल चीज़ें आपको पता होने ज़रूरी है। मेंस में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चाइना का ऑब्जेक्टिव रेल लिंक बिठाने का क्या है, बहुत सारे उसके फ़ायदे जुड़े हुए हैं, हित जुड़े हुए हैं यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, स्पेशली मलक्का 30% ट्रेड, वहाँ पर पोर्ट कलांग, साथ के साथ में
जो अभी 2023 का डाटा है उसके हिसाब से ये जो 911 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में चाइना का चल रहा है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना इतना ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा टॉपिक जितना भी था। हमने कोशिश की है कि टॉपिक छोटे कम रखे जाएँ, क्लास भी छोटी रखी जाएँ। बहुत ज़्यादा लेंदी क्लासेस होंगी तो आपको भी बोरिंग फील होगा, लेकिन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं रखती हूँ सो दैट आपको जहाँ से एकदम टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आधा घंटा दे रहे हैं या फिर 40 मिनट दे रहे हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको टॉपिक्स और उसके जितने भी टॉपिक्स के अंदर में जितने भी आपको पॉइंट्स मिले वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मिले, इसलिए मैं यहाँ पर चीज़ें लेकर के आ रही हूँ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के छोटे छोटे ही क्लासेस होंगी बट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर।